नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 2 जनवरी 2026 और इस वर्ष का पहला न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो भारत सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसको ज़रा समझेंगे और सिंस गुड जो होते हैं, जिनको ख़राब उत्पाद जो सेहत के लिए बहुत ख़राब होते हैं, उनके लिए एक नया स्लैब बनाया गया जीएसटी में 40% का। उस पर 40% तक का टैक्स लिया जाएगा। इसके साथ में ही जो जीएसटी के लागू करने से राज्यों को नुकसान हुआ था, उसके लिए एक प्रावधान लाया गया था 2017 में, और राज्यों को रिलीफ पहुंचाया जाता था सेस के द्वारा। उस सेस को 2022 में भी ख़त्म करना था, लेकिन कोविड के कारण से उसको 2025 तक के लिए बढ़ाया गया था। उस सेस को भी ख़त्म किया जाएगा, तो उसको भी ज़रा समझेंगे हम लोग। सरचार्ज, सेस एंड टैक्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सिगरेट जैसे उत्पादों पर 15 से 40% इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। जो लोग पीते हैं मत पीजिए। वैसे ही भारत की हवा जो है वो मरने के लिए काफ़ी है। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है मरने की, तभी आप सिगरेट पीजिए, नहीं तो मत पीजिए। इस तरह की चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। जो WHO का मानदंड है उसके अनुसार से है कि 75% तक का आप, WHO ने रिकमेंड किया था कि 75% तक का आपको इस पर टैक्स लगाना चाहिए। यानी कि अगर कोई उत्पाद 10 रुपये का बन रहा है तो उस पर 7.5 रुपये का करीब में उत्पाद पर टैक्स लगाना चाहिए, हर प्रकार से जोड़ करके, जो टोटल में 17 रुपये का बैठेगा कीमत। लेकिन भारत सरकार जो अभी तक पहुंची है वो 53% तक पहुंची है। ठीक है, इस पर भारी भरकम टैक्स लगाया गया है और यह जायज़ भी माना जाता है, क्योंकि सरकार इसके कंजम्पशन को कम करना चाहती है, इसके खरीद को कम करना चाहती है। इसी कारण से इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं। इसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे आज। उसके अलावा जो प्रमुख हेडलाइन है कि इंदौर में कई सारे बच्चों की खराब पानी पीने की वजह से मृत्यु हो गई। इस पानी की शिकायत 2 महीनों से वहाँ पर हो रही थी। ना तो देश की हवा साफ़ है और ना ही पानी साफ़ है। 2 महीनों से शिकायत हो रही थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने ध्यान ही नहीं दिया और बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। ऑफिशियल आंकड़ा 10 का है, लेकिन कहीं पर 15 बताया जा रहा है, कहीं पर 13 बताया जा रहा है, जो अलग अलग मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो ये भी एक छोटा सा न्यूज़ है, बस न्यूज़ बनकर रह जाता है। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे एक अच्छे न्यूज़ से, जिसमें भारत की इकॉनमी जो है उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। देखते हैं कि क्या इकॉनमी कंडीशन, उसके बाद से इन सब टॉपिकों को भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत में ही बता देता हूँ, 10 जनवरी से बिल्कुल फ्रेश आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग 72 के रिगार्डिंग। जिन्हें जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, तो आपको मैं ऐड कर दूँगा। जिन्हें बिल्कुल सेल्फ स्टडी के साथ या डिसिप्लिन वे में पढ़ना हो ना, कृपया वही जुड़ें। अगर आप जुड़ जाते फिर लिखते नहीं, तो इस तरह से मत जुड़ें। कोई ऐसा मुझे लोग नहीं चाहिए ज़्यादा, सही बच्चे चाहिए ज़्यादा। तो आपके अंदर कैपेसिटी हो डेली स्ट्रगल करने की, डेली पढ़ने की, डेली सीखने की, डेली मेहनत करने की ललक हो, तभी जुड़िएगा। कोई ऐसा अपने पास बच्चों की कमी तो है नहीं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है कि कल सरकार ने ऑफिशियल तौर पर बता दिया कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जो है वो स्थापित हो गया है। सरकार ने घोषणा की कि भारत जापान को पीछे छोड़ करके, किसको? जापान को पीछे छोड़ करके विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसका जीडीपी USD 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। USD 4.18 ट्रिलियन, ये पहुंच गया हमारी अर्थव्यवस्था की। ये सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वर्तमान में से एक है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है 30 ट्रिलियन के साथ में, चीन दूसरे स्थान पर है 19 ट्रिलियन के साथ में, और जर्मनी तीसरे स्थान पर है 5 ट्रिलियन के साथ में। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है 4.18 ट्रिलियन के साथ में। जापान की जो इकॉनमी है लगभग में 4 ट्रिलियन के आसपास है और हमारा 4.18 ट्रिलियन के करीब में पहुंच गया है। और इसके बाद जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हम बन जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूं जहां से सवाल बन सकता है। एक तो ये छोटे मोटे फैक्ट ही पूछे जा सकते हैं। भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को तीसरे स्थान से पीछे छोड़ने की स्थिति में भी है। 2030 तक इसका अनुमानित जीडीपी जो है 7.3 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 7.3
3 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जीडीपी जो है वो 2030 तक पहुंच जाएगा, जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी होगी। ये पीछे भी नहीं हो पाएगा, इससे पीछे नहीं होगा, कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा भाई? और भारत जो है आगे ही बढ़ेगा और चीन के करीब तो हम पहुंच ही रहे हैं। वो इसका एक कारण है कि सबसे बड़ी आबादी हमारे पास, बहुत बड़ा मार्केट है, ग्रोथ रेट अच्छी खासी है, वर्क पावर अपने पास अच्छे खासे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, और उसके साथ में सही दिशा में इकॉनमी बढ़ भी रही है। वहीं पर जिन देशों को हमने पीछे छोड़ा, चाहे वो जापान हो या जर्मनी हो, सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास में है कि वर्क फोर्स उनके पास में नहीं है अभी जितना होना चाहिए था, जिसके मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके कारण से माना जा रहा है कि भारत की इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और 7.3 ट्रिलियन हम 2030 तक पहुंचने की आशंका लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन उम्मीद जो की जा रही है कि 10 ट्रिलियन के आसपास भी हम पहुंच सकते हैं, डबल हो सकता है अगले 5 वर्षों हमारी इकॉनमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके कारण से ऐसा कहा जा रहा है। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार जीडीपी, क्रय शक्ति क्षमता का आधार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर पहले से ही थी। विश्व में क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है? एक हमने बास्केट ले लिया, उस बास्केट में वेराइटीज़ ऑफ सामान रख दिए, हमने कई सारे वेराइटी के सामान हमने रख दिए, इसमें कई सारे अलग अलग वेराइटी के सामान हमने इसमें रख दिए। अब इसी सामान को खरीदने के लिए हम यूएस में निकले, सेम सामान को खरीदने के लिए हम चीन में निकले, और सेम सामान को खरीदने के लिए हम भारत में निकले। तो परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि एक उचित बास्केट जो है सामान का, उसको हम अमेरिका में कितने रुपए में खरीद पा रहे हैं और चीन में कितने रुपए में खरीद पा रहे हैं और भारत में कितने रुपए में खरीद पा रहे हैं, इसके आधार, परचेजिंग पावर के आधार पर आपके रुपए के, आपके देश में परचेजिंग पावर कितना है, इसके आधार पर जब हमने इकॉनमी निकाला था तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी हम काफ़ी वर्षों से हैं। और 2019-20 के आसपास यूपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग को लेकर सवाल ऑलरेडी पूछ लिया है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बन सकता है। परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति क्षमता इसको कहा जाता है, जिसका जीडीपी यूएसडी 14 ट्रिलियन है, विश्व में तीसरे स्थान पर है यूएसडी। तो यह चीन के 33 ट्रिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के 25 ट्रिलियन के पीछे है। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखेंगे तो अमेरिका का दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर चीन का आता है 33 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकॉनमी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, दूसरे पर यूएस है और तीसरे पर भारत की अर्थव्यवस्था आती है, ज़रूर याद रखिएगा इस आंकड़े को भी। उलझाने के लिए आपसे जीडीपी नहीं बल्कि पीपीपी के आधार पर जीडीपी के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था, पीपीपी से क्या समझते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी से क्या समझते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। आईएमएफ ने क्या बोला है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारत की जीडीपी पीपीपी 2030 तक यूएसडी 20.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। 2030 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, जिसका जीडीपी यूएसडी 34.2 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 2038 तक हम हो सकता है अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें और हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। मजबूत आर्थिक वृद्धि की गति है। भारत का वास्तविक जीडीपी 25-26 की दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर में 8.2% से बढ़ा है। यह आरबीआई का आंकड़ा था, मैंने आपको समझाया भी था, उस दौरान मैंने आपको ये भी समझाया था कि यह इकॉनमी का दोहरापन दिखाता है, सोडिंजर इफेक्ट दिखाता है, जिसमें एक साथ हमारी रियल जीडीपी जो है जो बहुत तेज़ी गति से बढ़ रही थी, वहीं पर नॉमिनल जीडीपी में हमें उतनी तेज़ी गति नहीं दिख रही थी। मैंने सारा कुछ समझाया था आपको। जो 6 तिमाहियों में सबसे ऊंचे था, वैश्विक व्यापार और स्थिरता के बावजूद अर्थव्यवस्था का लचीलापन और मजबूती को दिखाता है कि इतने सारे हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए। अमेरिका ने टैरिफ लगाया और उसके साथ साथ मैक्सिको ने भी लगाया। ईयू जो है वो कार्बन टैक्स के नाम पर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद अपनी इकॉनमी में इनोवेशन, अपनी इकॉनमी में मांग, अपनी इकॉनमी में डिमांड के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था जो है इतनी तेज़ी गति से बढ़ रही है। विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.5% का अनुमान लगाया है, जबकि आईएमएफ ने 6.6% तक की उम्मीद बढ़ा दी है और यह दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। एशिया डेवलपमेंट बैंक और मूडीज़ का भी अनुमान है 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7.2% तक बढ़ा दिया गया था। मूडीज़ की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत G20 समूह की सबसे तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। ये हमारे लिए एक क्या है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन ज़रा यहाँ पर रुक जाइए, अब हम लोग बियॉन्ड द लाइंस थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं।
एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको कहा जाता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। मैंने कई बार समझाया है, ये इकोनॉमी की कक्षा का दूसरा कक्षा ही होता है कि भाई वृद्धि और विकास क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको विकास कहते हैं और इसको वृद्धि कहते हैं। दोनों एक दूसरे के चचेरे फुफेरे भाई बहन ही हैं। वृद्धि और विकास, जीडीपी जैसे आंकड़े जो होते हैं ये ग्रोथ को दिखाते हैं, जबकि डेवलपमेंट को ये नहीं दिखाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी के करीब पहुंच रही है, लेकिन क्या हमारे लोगों का लाइफ स्टाइल, हमारे यहाँ पर इक्वालिटी, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ की जीवन स्तर क्या जर्मनी और जापान के लोगों जैसा मैच करेगा? सड़क पर निकलिए, 500 AQI है, क्या जर्मनी और जापान में 500 AQI है? क्या करें हम इस डेवलपमेंट का, जब बच्चे जहरीले पानी पीने से मर जा रहे हैं? तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये ग्रोथ का आंकड़ा है। जीडीपी जो होता है बंधुओं, ये ग्रोथ का आंकड़ा होता है, ग्रोथ का आंकड़ा होता है, जबकि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है यह डेवलपमेंट का आंकड़ा होता है कि आपने भले 1000 रुपये कमा लिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है और आपने भविष्य के लिए कुछ बचत भी नहीं किया, आपने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया है, आपके यहाँ का सही आय नहीं है और आपने उन पैसों को गलत चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो ये जीडीपी ग्रोथ जो है आपके किसी काम नहीं आने के। आपका काम क्या आएगा? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर किसी ने 500 रुपये ही कमाया है, लेकिन उसमें उसका स्वास्थ्य सही है, उसका एनवायरनमेंट सही है, तो उसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा 1000 रुपये वाले की तुलना में। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो ग्रोथ को हम लोग किस में मापते हैं? जीडीपी हो गया। उसके बाद जो लोग शेयर मार्केट में आप उछाल देखते हैं, सरकार का जो निवेश दिखता है आपको भारी भरकम, ये सब चीज़ें ग्रोथ में आती हैं। वहीं पर डेवलपमेंट में क्या आता है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे बने हैं, स्वास्थ्य का कितना अच्छा स्तर है, सड़कें कितनी अच्छी है, परिवहन प्रणाली कितनी अच्छी है, AQI कितना अच्छा होगा। आने वाले समय में ये भी सभी चीज़ें जुड़ जाएंगी उसमें। तो ये एक हमें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। भले हमने जर्मनी और जापान जैसे देशों को अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट में पछाड़ दिया है, लेकिन डेवलपमेंट में अभी भी वो हमसे आगे हैं, जहाँ पर इंसानी जीवन, जीवन प्रत्याशा, जीवन का स्तर, रहने का ढंग, रहने के साफ़ सफाई के तरीके, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली इत्यादि यहाँ से बेहतर उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन हर बड़ी अर्थव्यवस्था जो आज शीर्ष पर है, चाहे वो चीन की हो, चाहे वो USA का हो, इस दौर से गुजरती है जिस दौर से भारत अभी गुजर रहा है। भारत अभी जो जिस दौर से गुजर रहा है उसमें क्या है, हम बहुत तेज़ी गति से ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेज भी हैं। ये चैलेंजेज पूछा जा सकता है आपसे। सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन इकॉनमी मौजूद उन चैलेंजेज को बताएं जो हमें सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी, असमानता सबसे बड़ा चैलेंज है, जहां पर हमें कई सारे रिपोर्ट ऑक्सफैम जैसे बताते हैं कि भारत की इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बहुत छोटे समूह के पास में सेंट्रलाइज हो रहा है, केंद्रीकृत हो रहा है, जमा हो रहा है, जिससे डिवीज़न क्रिएट हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा क्या है? जीवन HDI के मानके जो हैं, HDI के मानक, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, एजुकेशन का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इसमें हम थोड़े से पीछे रह गए। तीसरा क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट अभी भी नहीं हो पाया है। चौथा क्या है? इनइक्वालिटी में रीजनल इनइक्वालिटी है। देश का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग से कम विकसित है, देश का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से कम विकसित है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कौन सा चैलेंज है? पॉवर्टी अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत में करोड़ों लोग अभी भी पॉवर्टी को फेस करते हैं। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है 2026 में, जिसकी बढ़ने की आशंका की जा रही है। जो हिल्टन है, जो AI के गॉडफादर कहलाते हैं, जिन्होंने उस न्यूरल नेटवर्क को बनाया है जिसका AI उपयोग करती है एज ए ब्रेन, AI का टेक्नोलॉजी जो भी है, तो उसके पीछे न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। उनको बनाने वाले वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने बताया कि 2025 तक तो AI का डेवलपमेंट का 10% ही हिस्सा हुआ है। 2026 से मुख्य रूप से जॉब कटनी शुरू होगी AI के कारण से। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो ये कुछ चैलेंजेस मैंने आपको बताए हैं। अब इन चैलेंजेस का समाधान ढूंढना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ऑफिसर आपको बनना है तो समाधान तो ढूंढेंगे ना, समाधान ही ढूंढने के लिए ऑफिसर बनते हैं, और किस लिए बनते हैं? ICS, इंडियन कंटेंट सर्विस, मतलब ऑफिसर बनने के बाद से कंटेंट बनाओ। आवास कैसा होता है SDM का, DM का, है ना,
किसी दुकान वाले को पकड़ लिया कि हाँ भाई तुम्हारा बटखारा सही नहीं है। नायक मूवी देखा आपने, वैसा बनने का प्रयास, इंडियन कंटेंट सर्विस हो गया है। यूपीएससी पास करके रील बनाते रहते हैं लोग। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर। सेंट्रल टोबैको टैक्स को लेकर के भारत सरकार ने जारी किया। उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी मुआवजा सेस जो किसको दिया जा रहा था, राज्यों को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब से इंप्लीमेंट किया गया तो राज्यों की सहमति के लिए राज्यों को ये कहा गया कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने से जो भी आपके राजस्व में शुरुआत की हानि होगी वो हम एक स्पेशल सेस लगाएंगे और उस सेस का उपयोग करके हम आपके राजस्व की हानि को पूर्ति करेंगे। तो ये सेस लगाने की बात 2017 से 2022 तक के लिए किया गया था। कब से कब तक? 2017 से 2022 तक के लिए। लेकिन हुआ क्या, बीच में क्या आ गया? तो बीच में कोरोना आ गया। अब कोरोना का आने से क्या हुआ भाई? कोरोना का आने से ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यों ने कहा कि कोरोना के कारण से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप सेस को कम से कम कुछ और वर्ष के लिए बढ़ाएं और हमारे सेस देते रहें हमें। तो भारत सरकार ने उनको 2025 तक के लिए कहा था। अब 2025 आ गया, तब इस सेस को भी, कंपनसेशन सेस को एंड किया जाएगा। तो ये दो बड़े न्यूज़ हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक एक्ट है, एक्ट का क्या नाम है? एक्ट का नाम है नेशनल सिक्योरिटी से हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्र सुरक्षा एक्ट, ये एक्ट लाया गया जिसके द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य को सुरक्षित अगर हम करें तो राष्ट्र को सुरक्षित करेंगे। इसी प्रकार का एक्ट लाया गया जिसमें कहा गया कि ऐसे उत्पाद जो लोगों को बहुत ज़्यादा खराब तरीके से प्रभावित करते हैं उन पर सरकार भारी भरकम टैक्स लगाएगी। न केवल उत्पाद पर लगाएगी बल्कि उत्पाद का उपयोग बनाने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जा रहा है उस पर भी हम भारी भरकम टैक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये एक्ट लाया गया। क्या था? हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जो दिसंबर में ही इसी विंटर सेशन में ही लाया गया और इसको नोटिफाई भी कर दिया गया। जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद संशोधन अधिनियम 2025 के तहत तंबाकू उत्पादों पर कर संरचना बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है, नोटिफाई भी कर दिया है, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। जीएसटी मुआवजा से समाप्त हो जाएगा जो राज्यों को दिया जा रहा था। बीड़ी पर 18% जीएसटी स्लैब और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जैसे सिगरेट जैसी चीज़ों पर 40% का ब्रैकेट लागू किया जाएगा। 40% स्लैब लागू किया जा रहा है। ये पहली बार है कि जीएसटी के तहत में 40% का स्लैब बनाएगा। और ये सिंस गुड कहा जाता है, इनको सिन गुड कहा जाता है, जिनका मतलब होता है खराब उत्पाद, जो बहुत ज़्यादा खराब स्वास्थ्य को करते हैं। तो इस प्रकार के उत्पाद पर कितना है? WHO का रिकमेंडेशन कितना है? सब याद रहना चाहिए कि 75% तक आप लगाएं, किसी प्रकार से आप टैक्स लगाएं, सेस लगाएं, सरचार्ज लगाएं, जो लगाएं, सरचार्ज अलग होता है, पढ़ेंगे अभी, जो आपको लगाना 75% तक का लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत जो अभी टोटल जोड़ करके 53% तक पहुंचा है भारत की सरकार ने, और भी इसको बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि यह उत्पाद जो होते हैं यह डायरेक्टली ख़राब करते हैं लोगों के स्वास्थ्य को। तो सरकार पर भी एक टैक्स लगना चाहिए। हवा किसने ख़राब की? दिल्ली में अगर आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो भी आपको पर डे 13 सिगरेट के बराबर धुएं अपने अंदर खींचने होते हैं। तब इस पर, एयर पॉल्यूशन पर कौन टैक्स लगाएगा? लगना चाहिए ना कुछ, तो उससे भी तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है। सिगरेट की वास्तविक कीमतें आय से तेज़ी से बढ़ें, यानी कि जिस गति से लोगों की आय बढ़ रही है उसकी तुलना में सिगरेट और इत्यादि उत्पादों की जो कीमत है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, जिससे कम अफोर्ड करें लोग, कम पिएं, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़े तो कम पिएं, ऐसा सोच रही है सरकार। लेकिन ऐसा गलत सोच, जिनको पीना है तो पीते ही हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम 2025 के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। ये अलग अलग स्लैब लिखे हुए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। जीएसटी मुआवजे सेस के बारे में अब जरा हम लोग पढ़ेंगे। जीएसटी मुआवजा सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये 5 वर्षों के लिए शुरुआत में था, 2017 से 2022 तक के लिए, लेकिन राज्यों के कर चुकाने के लिए मार्च 31, 2026 तक के लिए इसको बढ़ाया गया था क्योंकि बीच में कोविड का कम समय आ गया था, इसलिए इसको केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया था। अब ये नेक्स्ट मंथ से यह सेस भी ख़त्म हो जाएगा। यह सेस सिन गुड, खराब उत्पाद जो होते हैं, तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक और कुछ लग्जरी आइटम भी और सिन गुड पर लगाया जाता था राज्यों को कंपनसेशन देने के लिए। ऊपर वाला अलग था, जो बीड़ी सिगरेट पर था वो अलग था।
ये अलग है। ये लग्जरी गुड्स पर भी लगाया जाता था, तो कोई राज्यों को हमें कंपनसेशन देना था, है ना। उद्देश्य राज्यों को जीएसटी से पहले कर जैसे कि वैट के बराबर राजस्व सुनिश्चित करना, जो उनका जीएसटी लागू होने से नुकसान हुआ है उसे सुनिश्चित करने के लिए इसको लगाया गया था। जीएसटी के एकीकरण से राज्यों को होने वाले नुकसान का 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटी की गई थी। भरपाई के लिए केंद्र ने राज्यों को उधार लेकर भुगतान किया, जिसका ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए सेस का उपयोग किया गया, और इसीलिए इस सेस को लाया गया था जो अभी तक चल रहा था। अब जरा हम लोग समझेंगे कर बनाम उपकर बनाम अधिभार, यानी कि टैक्स वर्सेस सेस वर्सेस सरचार्ज। जो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे वो यहीं से पूछा जाएगा, डिफरेंस से। प्रीलिम में, पीटी एग्जामिनेशन में आपसे सवाल यहीं से पूछा जाएगा। एक WHO का मैंने रिकमेंडेशन आपको बताया 75% तक लगना चाहिए। भारत सरकार ने ओवरऑल सब कुछ जोड़ जाड़ के 53% तक पहुंची है, जो लगना चाहिए 75%, है ना। अब जरा आपसे पूछेगा, या वैसे भी पूछ सकता है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि टैक्स और सेस और सरचार्ज में क्या अंतर होता है ना। टैक्स सरकार का सामान्य राजस्व का स्रोत हो जाए, सभी पर लगता है, इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। सेस किसी खास काम जैसे शिक्षा के लिए अतिरिक्त कर, जैसे डिफेंस के लिए अतिरिक्त कर लगाया, जैसे सफाई के लिए लगाया जा सकता है, जैसे स्कूल के लिए लगाया जा सकता है सेस, और जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाएगा उसी के लिए इसका उपयोग होगा। डिफरेंस को जरा हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी। अधिभार सरचार्ज, अमीरों पर कर पर थोड़ा सा और ज़्यादा कर, यानी कि आप बहुत अमीर हैं तो आप, चूँकि देश में इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देना है, टैक्स हम ज़्यादा लेंगे, जिससे क्या होगा, किसी एक के पास में धन का संकेंद्रण नहीं होगा, किसी एक के पास में धन का संकेंद्रण नहीं होगा। इसके कारण से अधिभार जैसी चीज़ों को लाया गया था कि अमीर लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स ले लेंगे हम। देखिए क्या है परिभाषा, क्या होती टैक्स का। सरकारी राजस्व के लिए सामान्य अनिवार्य लेवी इसको बोलते हैं। जनरल कंपलसरी लेवी फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो आप देश में रहते हैं, आप अपना आय सृजित करते हैं तो उस आय में आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये इतना छोटा सा चीज़ हो गया। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कर पर अधिरोपित कर, जो आप टैक्स दे रहे हैं उस पर भी एक और छोटा सा टैक्स, उसी को क्या कहा जाता है, एडिशनल लेवी ऑन टैक्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी विशेष उद्देश्य के लिए टैक्स जो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं वो किसी विशेष पर्पस नहीं है, उसका सरकार अपने हिसाब से यूज कर सकती है, जिसमें चाहे उसमें उपयोग कर सकती है। लेकिन सेस अगर डिफेंस के लिए लिया गया है तो उस रुपए का उपयोग केवल डिफेंस के पर्पस से ही किया जाएगा। अगर एजुकेशन के लिए सेस लगाया गया तो एजुकेशन के लिए ही उसका उपयोग किया जाएगा। अगर गंगा सफाई के लिए सेस लगाया गया तो उसका उपयोग केवल और केवल गंगा सफाई के लिए ही किया जाएगा। ठीक है। जबकि अधिभार क्या होता, सरचार्ज क्या होता, उच्च आय वाले करदाताओं पर कर पर अतिरिक्त कर लगा लिया जाए। जैसे आपका अगर आय 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है तो आप एडिशनल 10% और टैक्स देंगे, तो इसको क्या कहा है, तो इसको सरचार्ज कहा जाता है। ठीक है। उपयोग क्या होता है, किसी भी सार्वजनिक व्यय के लिए उपयोग किया जा सकता है। नॉर्मल टैक्स को सेस को निर्धारित उद्देश्य के लिए, अभी मैंने समझाया सारा उद्देश्य। संघ को राजस्व में वृद्धि के लिए कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है सरचार्ज का, सरकार के पास एडिशनल पैसा आता है जिसका उपयोग वो कल्याण के लिए ही करती है, ऐसा कहा तो जाता है। राज्यों के साथ साझा किया जाता है टैक्स को। सेस को राज्यों के साथ साझा किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ये सेस लगाते समय ही प्रावधान ऐड कर दिया जाता है कि हम आपके साथ साझा करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। जबकि सरचार्ज को साझा नहीं किया जाता, राज्यों के साथ में कभी भी साझा नहीं किया। सारे पॉइंट है जहाँ से सवाल बनेंगे। यही तो पूछेगा आपसे कि क्या अंतर है, क्या राज्यों के साथ सरचार्ज भी साझा करना अनिवार्य होता है, तो इसमें इस प्रकार से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो टैक्स होता है ये अस्थायी होता है, परमानेंट ही होता है ना। सेस अस्थायी, धनराशि पर्याप्त होने पर तब एकत्रित किया जाता है। हमें चाहिए था 1000 करोड़, 1000 करोड़ आ गए तो अब बंद कर दिया सेस को। ठीक है। सरचार्ज का कोई निश्चित अवधि नहीं होता है, सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है कब तक लगाना है, कब हटाना है, कब कोई ऐड करना है, ये सब चीज़ें सरकार पर निर्भर करती हैं। उदाहरण जैसे आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क इत्यादि ये सब टैक्स में आते हैं बंधुओं। जैसे शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, डिफेंस उपकर कई बार लगाए जाते हैं। इसके अलावा गंगा सफाई उपकर, ये सब अलग अलग प्रकार के सेस उपयोग किए जाते हैं, लेकिन जिस पर्पस के लिए लिया जाएगा उसी पर्पस पर खर्च होगा। और अधिभार क्या होता है, सरचार्ज 50 लाख से अधिक की आय पर अधिभार लगा दिया, 1 करोड़ से अधिक आय पर अधिभार लगा दिया, बिटकॉइन से आप आय ले रहे हैं तो उस पर अधिभार लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया, तो इसको सरचार्ज कहा जाता है। तीनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक। जो एक्ट मैंने आपको बोला है उसे ज़रूर एक बार आप पढ़ेंगे।
इंटरव्यू के लिए भी पढ़ेंगे, उसका प्रावधान छोटा सा ही था, इसलिए 2 लाइनें मैंने डिस्कस किया है, लेकिन क्या पता शॉर्ट आंसर में पूछ ले। आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर करूँगा, लेकिन जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो इसको ज़रूर पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अभी अभी लाया गया है, इसी विंटर सेशन में लाया गया है, देख लीजिएगा एक बार उसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो। और किन उत्पादों पर लगाया जा सकता है, किस लिए यह आवश्यक है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये 2-4 पॉइंट आप अपने से तैयार करके रख लेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। एयर मार्शल नागेश कपूर टेक चार्जेज एज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस चीफ, उप सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया। एयर मार्शल नागेश कपूर इनका नाम है, तो ज़रूर याद रखिएगा, छोटा सा प्रीलिम फैक्ट है ये तो। एयर मार्शल नागेश कपूर, नागेश नाम है भाई, है ना, नागेह नहीं नाम है। 1 जनवरी 2026 को वायुसेना उप प्रमुख का पद संभाला इन्होंने, जो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की जगह पर लेंगे। उन्होंने 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली है तिवारी जी ने। उसके बाद से इन्होंने ग्रहण किया है पद को। कपूर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के और कई सारे जगहों के पूर्व छात्र हैं, जो होते हैं, प्रक्रिया होती है, सामान्य प्रक्रिया। एक और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है जिसको कहा जाता है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक का पद संभाला है। बीआरओ के महानिदेशक का पद संभाला है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पद इन्होंने संभाला, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ये आपका प्रीलिम फैक्ट हो गया, ये दोनों ही, इसको ज़रूर याद रखेंगे। दोनों का बहुत लंबा अनुभव है, क्योंकि इस पद पर पहुँचे हैं तो बहुत लंबा अनुभव होगा। अगर हम लोग कपूर साहब की बात करें तो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड भी रहे हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर में भी रहे हैं, चीफ ऑफ ट्रेनिंग कमांड भी रहे हैं। कई ग्लैनेंटी और कई सारे पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं आज तक। इनके बारे में छोटा सा हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह गुरुवार को बीआरओ को 29वें महानिदेशक का पद संभाला। वे इंजीनियर कोर में जून 1991 में कमीशन हुए, 3 दशक से अधिक अनुभव रखते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी को डायरेक्टर जनरल बीआरओ का बनाया गया। बीआरओ के बारे में जानते होंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है यह ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है मुख्य रूप से हमारे बॉर्डर एरिया जो भी हैं, चाहे वो नॉर्थ के हों, खासतौर से हिमालयन रीजन में हो, या फिर वेस्ट का हो, ईस्ट का, कहीं पर भी हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पुल, सड़क इत्यादि का निर्माण जो है वो इसी संगठन के द्वारा किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और बहुत शानदार काम करता है। कभी इनका काम देखना तो आप ऊँचे हिमालय रीजन में जाइएगा, वहाँ पर देखिए किस तरह का ये रोड बनाते हैं, बिल्कुल पहाड़ से झूलते हुए रोड होते हैं कई बार। तो इन्हीं के इंजीनियर होते हैं शानदार से, जो ये सब काम करते हैं। 1960 में स्थापित बीआरओ ने कठिन इलाकों में रणनीतिक बुनियादी ढांचा विकसित किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा संपर्कता को मजबूत करता है और इसकी क्षमता को और बढ़ाएगा। इस प्रकार के अनुभवी लोगों का जब साथ मिलता है। प्रधानमंत्री लॉन्च फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर, इसी मंथ वो लॉन्च करेंगे। वंदे भारत का सफ़र किया है आपने? अच्छा और सही सफ़र होता है, रिलायबल होता है, टाइमली होता है मुख्य रूप से। तो अब उसी का स्लीपर, चूँकि ट्रेन का डिज़ाइन में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं। अगर आप किसी दूसरी ट्रेन में बैठे होंगे और वंदे भारत में बैठेंगे तो आपको एक चीज़ का अनुभव होता है, वो है ट्रेन हिलती कम है वंदे भारत जो है। बाकी ट्रेन तो आपको सोए हुए में उठा के बस। तो इस प्रकार से ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है कि ये काफ़ी तेज़ी रफ्तार से इसी पटरी पर चल पाए। हमारे सामने जब ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने की चुनौती थी तो 2 प्रकार से थी। पहला था, अगर हम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जैसे चीज़ लाएंगे तो हमें हर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाना पड़ेगा, उसके लिए पटरी भी अलग से डिज़ाइन करनी पड़ेगी और पूरा सिस्टम हमें अलग से चाहिए। जबकि अगर हम इसी पटरी पर चलने वाले किसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना लेते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के डिज़ाइन में परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण से वो उच्च गति तक में चल सकती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 180, 150, 120, वैसे एवरेज स्पीड अभी भी बिलो 100 ही है इसका, वंदे भारत का भी चलती है ये, ठीक है। इसी का स्लीपर वाला वर्जन अभी तक लॉन्च किया जा रहा है। चेयर वाला वर्जन तो पहले ही लॉन्च किया गया था। चेयर जैसे जैसे शताब्दी में होता है ना चेयर कार, वैसे ही चेयर कार तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब इसका स्लीपर क्लास वाला वर्जन भी लॉन्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी इसको शुरू करेंगे और सबसे पहली बार जो इसको चलाया जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक, तो कोलकाता से गुवाहाटी यानी कि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए यह चलाया जा रहा है। पूर्वी भारत में चलाया जा रहा है। बंगाल में इलेक्शन है अगले साल, तो इसलिए भी थोड़ा सा उधर हाईलाइट किया जाए। अगर बिहार में इलेक्शन रहता तो पटना से दिल्ली के लिए चलाया जाता। समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। बंगाल में अगले साल इलेक्शन भी है, खैर कोई बात नहीं। इलेक्शन तो लोकतांत्रिक देश में होते ही हैं,
डेवलपमेंट परमानेंट होना चाहिए। लोगों को तो अल्टीमेट फ़ायदा होगा ही, अभी लॉन्च किया जाए या 1 महीने बाद किया जाए, है ना। तो कोलकाता हावड़ा में स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन जानते होंगे, गुवाहाटी के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च करेंगे, ऐसी घोषणा की गई है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, छोटा सा प्रीलिम फैक्ट है, इसके बारे में और ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। आसनसोल, वर्धमान इत्यादि स्टेशनों को जोड़ेगा। बहुत सुंदर है यह रास्ता जो गुवाहाटी के लिए जाती है ना। जैसे ही आप किशनगंज से उधर की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत हो जाता है अचानक से। तो उसी रास्ते पर इसको लॉन्च किया जा रहा है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है मैपिंग से जुड़ा हुआ। वो मैपिंग का टॉपिक क्या है, तो कल स्विट्ज़रलैंड के एक रिसॉर्ट में न्यू ईयर के अवसर पर आग लगने के कारण से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। बड़ा ही लग्जरी रिसॉर्ट था, कुछ 40 लोगों की मृत्यु हुई। तो स्विट्ज़रलैंड चर्चा में है, तो ज़रा उसकी मैपिंग हम लोग कर लेते हैं। बाकी इससे जुड़े हुए सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, एक दुर्घटना है। ठीक है, भारत के एक और पड़ोसी देश है ईरान, वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो रही है। जेनजी का बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है। तो वहाँ की मीडिया स्वतंत्र नहीं है और वहाँ पर दुनिया की अलग अलग मीडिया को अनुमति भी नहीं है उतनी ज़्यादा, इसलिए वहाँ से न्यूज़ बाहर नहीं आ रही। वरना बहुत बड़ा माना जा रहा है कि ईरान का रिवॉल्यूशन 2.0 शुरू हो गया है और खामनेई और इस्लामिक शासन जो है वो उखड़ने वाला है। इजराइल और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो जो पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग इसको ज़रा देख लेते हैं। मैपिंग यह पूछा जा सकता है। ये स्विट्ज़रलैंड है, दुनिया का सबसे खूबसूरत सा देश है। दुनिया में इतने बड़े वॉर हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन कभी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये बिल्कुल ही दूर रहा, सबको लड़ने दिया। ये सारे लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन बीच में ये नहीं लड़ रहा था। तो स्विट्ज़रलैंड वो देश है जिसने यूएन की भी सदस्यता नहीं ली थी, 2002 में लिया। इतना तटस्थ देश है ये। इसी कारण से सारे बड़े हेडक्वार्टर आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह बहुत ही तटस्थ देश है, इसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है। ये ज्यूरिक बहुत खूबसूरत शहर है, बर्न है, इत्यादि इत्यादि शहर हैं। इसकी पश्चिमी सीमा फ्रांस से लगती है। वेस्ट में फ्रांस है, उत्तर में जर्मनी है, पूरब में ऑस्ट्रिया और इटली है। ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया और इटली जो है, ऑस्ट्रिया और पूर्वी और इटली जो है इसकी दक्षिणी सीमा भी बनाती है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। स्थल रुद्ध है, लेकिन आल्प्स में बहुत खूबसूरत सा जगह है ये। आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ बहुत खूबसूरत सा जगह है, इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।